हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट कोर्स कोड BP202T, जो कि हमारे बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा मॉडल क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के न्यू सिलेबस और न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर आधारित होगा। यानी आप भारतवर्ष के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ये प्रश्न पत्र आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होना ही है। नेक्स्ट, इस प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो सभी क्वेश्चंस पिछले यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पिछले कई वर्षों में पूछे जा चुके हैं। यानी ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके प्रश्न पत्र में भी आपको मिल सकते हैं। यानी एग्जाम में जाने से पहले कम से कम एक बार इन सभी प्रश्नों को आपको जरूर देख लेना चाहिए। तो चलिए, मैं हूं डॉक्टर भजन शुक्ला, शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का न्यू पैटर्न है, उसमें जो अभी आपको एग्जाम पेपर मिलता है वो आपको 3 घंटे में हल करना होता है और उसका टोटल जो मार्किंग होती है वो 75 मार्क्स की होती है। ये सभी प्रश्न हमें 3 सेक्शंस में देखने को मिलते हैं और आपको तीनों ही सेक्शन हल करने होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो हमारा सेक्शन ए है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, कई बार ऑप्शनल क्वेश्चंस इत्यादि भी देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें आपको 2 नंबर का वो होगा और सभी प्रश्नों को आपको इसमें हल करना होता है। इसमें किसी भी तरीके का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। तो आइए शुरू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में जो हमारा पहला प्रश्न है, दैट इज गिव द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ HCl टू 1,3-ब्यूटाडाइन। देखिए, हम लोगों ने देखा कि जहां पर भी एल्कीन्स होती हैं, खास करके जहां डबल बॉन्ड्स होते हैं, वहां एडिशन रिएक्शन ही होती है और यहां पर भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगी। लेकिन क्योंकि यहां पर 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इस वजह से यहां पर HCl जब ऐड करेगा तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया, यहां पे 2 तरीके का एडिशन होगा। द फर्स्ट एडिशन इज 1,2 एडिशन और सेकेंड एडिशन इज 1,4 एडिशन। यानी पहले पोजीशन पे और दूसरे पोजीशन पे और पहले पे और चौथे पोजीशन पे हमको एडिशन होते हुए दिखाई देगा। तो जो 1,2 एडिशन होगा उसके फलस्वरूप हमें 3-chloro-1-butane प्रोडक्ट प्राप्त होगा, वो आपको यहाँ लिखना है। और 1,4 एडिशन अगर होगा तो 1-chloro-2-butane हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। अब ये भी एक चीज़ है कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन है, तो 3-chloro-1-butane विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इनके एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियोस का लिंक मैं आपको, या फिर जो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 3-chloro-1-butane और 1-chloro-2-butane, 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ये कंजुगेटेड डाइन में एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एक्वस KOH। देखिए, इथाइल क्लोराइड जो है वो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जगह है तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये CH2CH2Cl, दिस इज योर इथाइल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन जब हम लोग KOH के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O या फिर एक्वस KOH लेकर के इस रिएक्शन को करते हैं, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तरीके से आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो OH है ये इस Cl को रिप्लेस करेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा और ये Cl जो है वो K के साथ चला जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा इथेनॉल, यानी कि अल्कोहल। यहाँ पे अल्कोहल प्राप्त होगा और KCl जो है वो आपको एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो आपके सामने लिख दिया। ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके का प्रश्न आ सकता है कि एक्वस की जगह पर अल्कोहलिक अगर KOH हो जाएगा तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, यानी कि तब आपको एल्कीन प्राप्त होगी, यानी कि इथीन यहाँ पे प्राप्त होगी, तब फिर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होगा। एक्वस होगा तो सब्स्टिट्यूशन और अल्कोहलिक होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक दैन एसिटिक एसिड। देखिए, जो एसिटिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो C+O OH होता है। जब ये ब्रेक होता है तो ये OH प्लस और COO माइनस, यहाँ पे COO माइनस और H प्लस में ये टूटता है, ठीक है। तो यानी आपको एसिड की डेफिनेशन में सिंपल से अगर बात कही जाए तो जितना कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा H प्लस आयन देता है उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर इस CH3 पे एक H हटा करके हम एक Cl लगा दें, यहाँ पे एक H हटा दीजिए, इसको CH2 कर दीजिए और Cl लगा दीजिए, तो ये जो Cl आया ये क्या करता है, इसकी जो आपने पढ़ी थी इंडक्टिव इफेक्ट, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उसको अपनी तरफ खींच करके रखता है। इस खींचने की वजह से यहाँ पर जो चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज जो आएगा आपका, जब भी ये आयन के रूप में टूटेगा, उस आयन को, इस एसिटेट आयन को ये स्टेबलाइज करता है और इस निगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करता है इस पूरे कंपाउंड के अंदर। इसकी वजह से ये जो आयन बनेगा इन द केस ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड,
इट इज मोर स्टेबल दैन द एसिटिक एसिड, तो इसके लिए हाइड्रोजन आयन को छोड़ना और आसान हो जाएगा। तो ज़्यादा आसानी से अगर हाइड्रोजन आयन को छोड़ेगा तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, एसिटिक एसिड से ज़्यादा होगी। तो यही यहाँ पे आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द IUPAC नेम ऑफ, देखिए इस पेपर में आपको जरूर IUPAC नाम लिखने के लिए आएगा, तो आपको देखना है कि किस प्रकार से IUPAC नाम लिखते हैं। हमने IUPAC के ऊपर एक पूरी सीरीज कर रखी थी, शायद आप लोगों ने वो देखी हो, तो उसी हिसाब से आइए हम इसको करके भी देखते हैं। ये आपको पहले समझना है कि कौन कौन से ग्रुप लगे। एक तो क्लोरो ग्रुप लगा है, एक OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और एक COCl लगा हुआ है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ग्रुप है, इसीलिए इसकी नंबरिंग जो है वो हम लोग इस कार्बन से करेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। और आप देखिए चौथे नंबर पे हाइड्रोक्सी है और पांचवें नंबर पे क्लोरो एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। C पहले आता है, H बाद में आता है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 5 क्लोरो, ठीक है, और 4 हाइड्रोक्सी, 5 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी। और ये क्या है, 6 कार्बन की चेन है। और अगर यहाँ पे OH होता तो इसका नाम होता हेक्सानोइक एसिड, लेकिन OH हटा करके Cl लगा हुआ है तो हेक्सानोइल क्लोराइड इसका नाम बन जाएगा, हेक्सानोइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। अब इसका भी नाम आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं, एक तो Br है, OH और Cl, तो सबसे बड़ा OH यहाँ पर यानी अल्कोहल ग्रुप सबसे बड़ा होगा। नंबरिंग भी हम लोग इसी कार्बन से करेंगे क्योंकि इसी पर ये बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, या इधर चले इधर चले, मैं इधर चला जाता हूँ 7। तो आप देख रहे हैं 6 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे क्लोरो, 1 नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो ABCD के हिसाब से 1 ब्रोमो हो गया यहाँ पर, तीसरे नंबर पे क्लोरो है तो 3 क्लोरो हो गया, और 6 पे मिथाइल है तो 6 मिथाइल। और ये क्या हो जाएगा, 7 कार्बन के को हम लोग हेप्टेन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे OH लगा हुआ है। तो हेप्टेन में से ऑल ANE हटाना है और OL लगा देना है, तो हेप्टेनॉल हो जाएगा, ठीक है। E हटा करके OL लगाना, नॉट ANE हटा करके, तो ये हो गया हेप्टेनॉल, ठीक है। और 1 भी आप चाहें तो हेप्ट 1 ऑल भी लिख सकते हैं क्योंकि पहले ही नंबर पे, इसीलिए इसकी नंबरिंग हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे। दिस इज योर IUPAC नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखिए 3 इफेक्ट्स होते हैं, आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया, दूसरा है हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट जो कि आप किसी भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स या फिर जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे देख सकते हैं, वो भी एक परमानेंट इफेक्ट होता है, स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव इफेक्ट चार्ज जो है वो आता है। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट नहीं होता, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब भी कोई पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स या डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स में हम लोग देखते हैं या मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में हम लोग देखते हैं कि किसी अटैकिंग स्पीसीज चाहे न्यूक्लियोफाइल हो या इलेक्ट्रोफाइल हो, उसके केस में आने पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेकर के चला जाता है, बॉन्ड ब्रेक होता है और एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर अगर किसी रिएजेंट, ये याद रखना है कि किसी रिएजेंट के आने पर ही ऐसा होगा, बिना रिएजेंट के ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। अगर ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रिएजेंट आया तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इट विल बी ब्रेक, और इनके ब्रेक होने पर आपको कुछ इस तरीके का ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस तरीके का अगर इफेक्ट शो होता है, इस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, टूटता है तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन द रेफरेंस टू दिस रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेक्टर मेयर्स टेस्ट। वेक्टर मेयर टेस्ट जो है वो जनरली परफॉर्म किया जाता है इन अल्कोहल्स, और ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इन 3 तरीके के अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी आपको अगर मालूम है कि आपके पास अल्कोहल है लेकिन वो प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्शरी अल्कोहल है, आपको नहीं मालूम है, तो आप वेक्टर मेयर टेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट में जो हमारा टेस्ट सैंपल है, जो अल्कोहल है, उसको हम लोग फॉस्फोरस, आयोडीन और AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। और जब उस नाइट्रो एल्केन को हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डिफरेंट कलर्स देते हैं। जो हमारा प्राइमरी वाला होता है वो रेड कलर का सोल्यूशन बनाता है, जो हमारा सेकेंडरी वाला होता है वो ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है, और जो टर्शरी वाला होता है वो किसी तरीके का कोई कलर शो नहीं करता। तो रेड कलर आया तो आप कहेंगे कि वो प्राइमरी है, ब्लू कलर आया तो आप कहेंगे कि सेकेंडरी है, और कोई कलर नहीं आया तो आप बोलेंगे टर्शरी। तो इसका मतलब कि डिफरेंशिएट करने के काम में आता है वेक्टर मेयर्स टेस्ट। इस टेस्ट का रिएजेंट इत्यादि भी पूछा जा सकता है जो मैंने आपको बता दिया, और कलर भी पूछा जा सकता है जो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एम्फेटामीन एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड।
आपके सिलेबस में ये ड्रग्स के रूप में या इन कंपाउंड्स का नाम जो है वो दिया हुआ है, तो उन सभी को कम से कम एक बार स्ट्रक्चर और यूज जरूर देख लीजिएगा। एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर ये आपके स्क्रीन पर, और इसका अगर यूज़ की बात करें तो ये CNS में यूज़ किया जाता है, CNS डिसऑर्डर्स में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एक CNS स्टिमुलेंट है। और जनरली इसका जो यूज़ है वो अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे ADHD के नाम से जानते हैं उसको, और अलग अलग डिफरेंट CNS डिसऑर्डर्स को ठीक करने के काम में आता है। ये जो डिसऑर्डर है ADHD, ये जनरली बच्चों में देखने को मिलता है जहाँ पर उनका जो हाइपर एक्टिविटी है या तो देखने को मिलेगी या उनका अटेंशन कम देखने को मिलता है, इस तरीके की प्रॉब्लम उनको हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए एम्फेटामिन दी जाती है। नेक्स्ट जो दूसरा है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर भी आपके स्क्रीन पे है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है वो हम सभी जानते हैं, एस्प्रिन के नाम से जानते हैं। ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, एंटीपायरेटिक बुखार को कम करने के लिए या एनाल्जेसिक दर्द को कम करने के लिए हम सभी ने कभी ना कभी खाई है। सर दर्द हो, बदन दर्द हो, बुखार हो, इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे एस्प्रिन के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द यूजेस ऑफ वैनिलीन एंड सिनेमल्डिहाइड। ये दोनों ही जो एजेंट्स हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों ही फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वैलिन जो है हमारा वो फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, परफ्यूम्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, और आपका डिफरेंट जो एडिटिव्स के रूप में एक परफ्यूम क्या आप कह सकते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ये फार्मास्यूटिकल्स में एडिटिव के तरीके से यूज होता है और डिफरेंट अदर एजेंट्स के या फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सिनेमल्डिहाइड जो होता है, सिनेमल्डिहाइड जो है वो भी एक फ्लेवरिंग एजेंट या कई बार टेस्ट इन्हांसिंग एजेंट के तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। जो सिनेमन होता है उसमें भी सिनेमल्डिहाइड पाया जाता है, तो वैसा टेस्ट आपको देखने को मिलता है और इसीलिए इसे फूड्स में हम लोग देखते हैं, कैंडी में देखते हैं, आइसक्रीम्स में, च्युइंग गम्स में, डिफरेंट प्रकार की बेवरेजेस में, परफ्यूम्स में और फार्मास्यूटिकल्स में टेस्ट या फ्लेवर लाने के लिए सिनेमल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सैटजेफ रूल। सैटजेफ रूल जो है वो हमें देखने को मिलता है एलिमिनेशन रिएक्शंस के दौरान। कभी कभी ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट कौन सा मेजर बनेगा ये समझने के लिए हम लोग सैटजेफ रूल का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, सैटजेफ साफ के हिसाब से वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है जहाँ पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो। जिस एल्कीन्स में ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बनता है रादर देन उससे जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कम होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो सिमेट्रिकल एल्कीन होती हैं वो ज़्यादा बनती हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कम बनती हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैटजेफ रूल के अंतर्गत जानते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ हेक्सामीन एंड क्लोरल। तो हेक्सामीन का स्ट्रक्चर अब आपकी स्क्रीन पर है, और हेक्सामीन जो है वो एक क्या नाम है, काफ़ी अच्छा कंपाउंड है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में हम लोग प्रयोग करते हैं एज अ प्रिकर्सर, खास करके फिनोलिक रेजिन्स इत्यादि बनाने के लिए, या फिर बाइंडर्स के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इनको स्प्रे या क्रीम के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं जब स्वेटिंग या पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए। फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ स्टील, रबर इत्यादि के मैन्युफैक्चरिंग में भी हेक्सामाइन का प्रयोग बहुत आयत में होता है। नेक्स्ट इज क्लोरल हाइड्रेट। अब क्लोरल हाइड्रेट का स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर है, और क्लोरल हाइड्रेट जो है वो एक ड्रग के रूप में यूज़ किया जाता है, खास करके इंसोम्निया, यानी जिस व्यक्ति को नींद ना आ रही हो उस व्यक्ति को दिया जाता है ताकि वो आसानी से सो जाए बिस्तर पर जाते ही। और ये किस लिए करते हैं, ताकि एंजाइटी, जो अगर किसी व्यक्ति को कोई तरीके की घबराहट है, किसी तरीके की परेशानी है, तो उससे उसको आराम मिले और वो सो जाए और उसको जो चीज़ें वो सोच रहा है उससे वो बाहर आ जाए। नेक्स्ट, इसके साथ ही साथ कुछ लोगों को जब अल्कोहल से हटाया जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हैं और उनसे उनको हटाया जाता है, अल्कोहल विड्रॉ करते समय जो सिम्टम्स आते हैं उनको कम करने के लिए भी क्लोरल हाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ कई बार सर्जरी से पहले अच्छी नींद आए उसके लिए भी क्लोरल हाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा सेक्शन है जहाँ पे आपको किसी तरीके के ऑप्शंस नहीं देने हैं और सभी प्रश्न जो है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं मिलता, सारे प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं और शॉर्ट में आंसर करना होता है। तो मैंने सभी के आंसर बताने की कोशिश की। अब आगे के सेक्शंस क्योंकि बड़े हैं तो उनके आंसर नहीं बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन हाँ, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी के आंसर्स
हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखे हैं, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। आप केवल अपने को समझ करके जिस प्रकार से आप आंसर करना चाहें उसको कर सकते हैं। तो सेक्शन बी जो होता है वो बड़े क्वेश्चंस का होता है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और यहाँ पर एक खास बात ये है कि यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जनरली, और इन 3 में से कोई 2 जो आपको बेहतर आ रहा हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और इन दोनों के लिए आपको 10 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। अगर ये सेक्शन आपने अच्छे से कर लिया तो आपका पास होना तो फिक्स हो गया। और ये क्वेश्चंस जो हैं, मैंने देखा कि मैंने शायद 6 या 7 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर देखे पिछले 3 सालों के, 4 सालों के। हमने देखा कि ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपको इन तीनों में से 1 या 2 प्रश्न तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के बड़े वाले क्वेश्चंस में बार बार रिपीट होते रहे। तो चलिए हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट आर SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, डिस्कस देयर काइनेटिक्स, मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग द SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। SN रिएक्शंस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर नोन एज वही होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिन्हें SN भी लिखते हैं। और ये 2 तरीके से होती हैं, एक तो बाईमॉलिकुलर जिसको हम लोग SN2 बोलते हैं, और एक यूनिमॉलिकुलर जिसे SN1 बोलते हैं। तो इन दोनों की मैकेनिज्म और इनका काइनेटिक्स, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दोनों रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट होते हैं। इसमें केवल सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वही होता है, तो यही काइनेटिक्स हो गई। और इसमें जो जो फैक्टर्स हैं, कौन सा पोलर सॉल्वेंट में हो रहा है, कौन सा नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो रहा है, कौन सा क्या नाम है टर्शरी क्या नाम है एल्किल हैलाइड के साथ हो रहा है, कोई प्राइमरी एल्किल हैलाइड के साथ हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देनी है, प्लस उसकी मैकेनिज्म भी आपको यहाँ पर दिखानी है। तो SN2 मैकेनिज्म तो एक ही स्टेप में होती है ट्रांजिशन स्टेट के साथ, और SN1 मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप में होती है, तो वो आप यहाँ पर दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, गिव एनी 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, राइट अ नोट ऑन एल्डॉल एंड कैनिजारो रिएक्शन। तो एल्डॉल रिएक्शंस क्या है, कैनिजारो रिएक्शंस क्या है, वो आप आसानी से दे सकते हैं, और बहुत ही सिंपल सी रिएक्शंस हैं। यहाँ पर आपको जो पहली बात बतानी है वो है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स कुछ इस तरीके के होते हैं जहाँ पर कार्बोनिल कार्बन और या कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है मैंने कहा वो पाया जाएगा यहाँ पर स्लाइट नेगेटिव और यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहता है। तो जब अगर न्यूक्लियोफाइल और जैसे कि मान लीजिए KOH आ गया, तो यहाँ पर या KBr आ गया, तो कोई वहाँ पर एक आपका न्यूक्लियोफाइल बन रहा है और एक इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे आसानी से अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हमको मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से स्लाइट पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। और इसके जुड़ने के बाद ये बॉन्ड क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि OH ग्रुप आ गया, Br आ गया, Br आकर के इस पर ऐड किया और इस पर जुड़ा, तो जैसे ही जुड़ेगा ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और जो नेक्स्ट पार्ट है, जो इलेक्ट्रोफाइल बच रहा है, जैसे H बच रहा है या K बच रहा है, जो भी बच रहा है, वो कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पे भी जुड़ेगा। इसीलिए जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो शोन होती हैं कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में। इन दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप जो है हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं मैकेनिज्म या रिएक्शन इत्यादि दिखा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज एल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक्सप्लेन द रिएक्शंस मैकेनिज्म एंड सुटेबल एग्जांपल्स, विथ सुटेबल एग्जांपल्स, गिव मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शंस आपको बतानी है। इलेक्ट्रोफिलिक में क्यों होती है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और जो पाई बॉन्ड है वो ससेप्टिबल हो जाता है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पर आएगा और क्या करेगा, अटैक कर देगा तुरंत ही, और उसके जुड़ने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेक्स्ट कार्बन पर जुड़ जाता है, जिसकी वजह से एडिशन रिएक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कह रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा होगी, या हम ये कह सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तो वो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है जहां पर जब इंटरमीडिएट में जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो मोर स्टेबल हो या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, तो मार्कोनिकॉफ रूल होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना होकर के फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है, और सेकेंड स्टेप में जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है उसी की वजह से एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये सब कुछ हमने काफी डिटेल में पहले ही कर रखा है, आप वहां से इसका आंसर ले सकते हैं। आइए बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जहां पे हम थोड़ा सा ब्रीफ में या थोड़ा सा हल्का सा डिटेल दे करके आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 6 क्वेश्चन देने को मिलते हैं जनरली, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। या तो ये उल्टा भी हो सकता है कि आपको 5-5 मार्क्स के 7 प्रश्न भी करने को
मिल सकते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, यानी 35 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन सी होता है। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला हमारा डिस्कस इन डिटेल बेंजोइन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन एंड डाइसल्फाइड रिएक्शन। एल्डोल 2 बार आ गया, तो आप कोई और रिएक्शन यहाँ पे देख लीजिएगा। तो बेंजोइन कंडेंसेशन और डाइसल्फाइड रिएक्शन ये सभी एडिशन रिएक्शंस हैं, तो इनमें एल्डोल बनता है, एल्डोल कंडेंसेशन में, बेंजोइन कंडेंसेशन में बेंजोइन प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए बेंजोइन कंडेंसेशन बोल रहे हैं, और वाटर या छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे निकलते हैं। डाइसल्फाइड रिएक्शन एक प्रकार की एडिशन रिएक्शन है जो कि एल्कीन्स के द्वारा मिल जाती है, आपको होते हुए मिलती है। सभी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान रिएक्शंस है, हमने पहले ही डिस्कस कर रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आइसोमेरिज्म, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल। आइसोमेरिज्म हम कहते हैं कि जब कोई कंपाउंड एक से ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या आप उसके जो फार्मूलेज हैं वो तो सेम रहते हैं, लेकिन उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बदल जाती हैं, उन्हें हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। ये अब दो तरीके की होते हैं जनरली, एक आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो लेकिन जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वही आपके सिलेबस में है, वही आपसे पूछा भी जा रहा है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी जब स्ट्रक्चर बदले, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाए, जैसे चेन है, पोजीशन है, मेटामेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म है, रिंग एंड चेन आइसोमेरिज्म है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देनी है, उनका नाम देना, एक एक लाइन में उनको बताना और फिर एक दो एग्जांपल दे करके निकल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पर्किंग कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन एंड विथ मैग्नीशियम। ये सभी रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस हैं, हम लोगों ने डिस्कस भी किए हैं, तो उनका आपको रिएक्शन बतानी है प्लस मैग्नीशियम दे करके आपको आंसर कर लेना है कंप्लीट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एलाइलिक रीअरेंजमेंट, जो एलाइलिक ग्रुप होते हैं वो किस प्रकार से रीअरेंज होते हैं उनके बारे में यहाँ बताना है। या फिर एक प्रश्न और है काफी इंपॉर्टेंट, गिव द मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन इन एल्केन। एल्केन में जो हैलोजिनेशन होती है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको आपको चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन 3 स्टेप्स में होती है, वो आप यहाँ पर दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। जो एमीन्स होती हैं, पहला प्रश्न तो ये बनता है, 2 नंबर में भी आ सकता है कि वो एसिड होती है कि बेस। तो हमें बताना है कि जितने भी एमीन्स होती हैं वो सभी बेसिक होती हैं। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है, इसीलिए बेसिक नेचर का होता है। अब इसमें जो एलिफेटिक एमीन्स हैं वो ज़्यादा जो है बेसिक होती हैं देन द एरोमेटिक एमीन्स, इनका भी हमको समझना है। और प्लस क्योंकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के ऊपर रहता है, एरोमेटिक रिंग में वो चला जाता है, अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी एबिलिटी कम होती है। कुछ यही सब फैक्टर्स हैं जो आपको बताने हैं। या अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ, सेम इसी तरीके का प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बतानी है और उसमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, जो फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में बताना है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी COOH ग्रुप होता है, यानी COO माइनस और H प्लस पर टूटता है। और ये क्यों टूट रहा है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन को छोड़ के नहीं जा रहा, हाइड्रोजन को छोड़ रहा है, जिसकी वजह से एसिडिटी वहाँ पे आ रही है। तो जो स्टेबिलिटी है उसकी वो भी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के लगे होने पर बदलती है। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल लिया था क्लोरोएसिटिक एसिड का, तो वैसे कुछ एग्जांपल लेकर के आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स क्वालिटेटिवली। देखिए इसी प्रश्न का उत्तर शायद हम लोग वहाँ पे भी डिस्कस कर रहे थे। एक प्रश्न था जिसमें आपसे कहा गया था कि वेक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, तो वेक्टर मेयर टेस्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट लिखना है और उसी को आपको बताना है कैसे होगा, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं उसके अंदर, या फिर किस तरीके से उसका रिएक्टेंट काम कर रहा है और कौन कौन से कलर आ रहे हैं, तो क्या मतलब है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसी के साथ हमने और ऐड कर दिया, और तो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, हमने जानबूझ करके ऐड किया है ताकि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। Next is what are elimination reactions, differentiate between E1 and E2 reactions। तो elimination reactions जो है जहां पर कुछ भी जुड़ता नहीं है, केवल सबस्ट्रेट में से 2 या 4 आपके एटम्स या ग्रुप्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं, 2 निकलेंगे तो डबल बॉन्ड, 4 निकलेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हमको देखने को मिल जाता है। और इसकी भी 2 तरीके से हो सकती हैं, एक E1 रिएक्शन हो सकती है, एक E2 रिएक्शन हो सकती हैं। E1 जो है वो मोनोमोलिकुलर है और ये या यूनिमोलिकुलर है, और E2 जो हमारी बाईमोलिकुलर है, ये भी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये आपको यहाँ पर इसी मैकेनिज्म के साथ बताना है। ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ 1,2 and 1,4 एडिशन रिएक्शन ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। सबसे पहला प्रश्न जो हमने लिया था वो भी इसी से था, 1,2 and 1,4 एडिशन से ही। तो 1,2 and 1,4 एडिशन हमको कंजुगेटेड डाइन्स में देखने को मिलती हैं। कंजुगेटेड डाइन्स वो होती हैं जहां पर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, इस तरीके से 2
डबल बॉन्ड्स हों, डाईन्स का मतलब 2 डबल बॉन्ड्स हों सेम कंपाउंड में, दैट इज नोन एज कंजुगेटेड डाईन्स। और उसमें जब एडिशन रिएक्शन करते हैं तो 2 तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो 1-2 प्रोडक्ट बनेगा, और जो मेजर प्रोडक्ट भी होता है, दूसरा जो डबल बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन चेंज करे, या क्या नाम है आप कह सकते हैं कि वहाँ पर टॉटोमरिज्म जैसी चीज़ें हों, और उसकी वजह से 1,4 एडिशन भी पॉसिबल होता है। तो ये आपको यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है और बताना है। सेम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, बस थोड़ा सा क्योंकि स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड्स हैं इसीलिए थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तो वो मैकेनिज्म आपको यहाँ पर दिखानी है इन द स्टेप नंबर 2। तो ये था आज का हमारा मॉडल पेपर फॉर द बी फॉर्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि इनके जो आंसर हैं वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में, जो हमने प्लेलिस्ट हमने पहले से बना रखी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने बहुत पहले स्टार्टिंग में ही काफ़ी सारे वीडियो आपके बनाए थे, तो वो है, तो आपको उससे हमको आंसर मिल जाएंगे, या किसी भी अच्छी किताब से आप इनके आंसर जरूर नोट डाउन कर लीजिए। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरी आशा भी है, ताकि आपको अच्छे से आप अच्छे नंबर लेकर के आएँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए सौरभ गांगुली हमारे दादा आपसे क्या कह रहे हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।